अमर प्रेम। एक दिन काम पर अमांडा को एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता मिला। इसमें उसने 11 फूल गिने और उसमें एक छोटा नोट पाया। ये सुंदर अक्षरों में लिखा गया था और कहा गया था, नोट उसके पति का था जो व्यापार यात्रा पर गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि संदेश का क्या बनाया जाए। वह शाम को घर गई और फूलों को पानी से भिगो दिया। एक के बाद एक दिन फूल थोड़े कम सुंदर होते गए जब तक कि वे सभी मर नहीं गए। सभी लेकिन एक फूल। यही वह दिन था जब उसे एहसास हुआ कि गुलदस्ते में एक कृत्रिम फूल है जो हमेशा के लिए रहेगा। साइकिल की सवारी। यह वर्ष 1975 है जब एक स्वीडिश शाही परिवार के एक 19 वर्षीय छात्र शार्लोट वॉन स्लेडविन एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा बनाए गए चित्र को लेने के लिए भारत की यात्रा करते हैं। कलाकार का जन्म सबसे निचली जाति के एक गरीब भारतीय परिवार में हुआ था, जिसे अछूत के रूप में भी जाना जाता है। अविश्वसनीय रूप से कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रद्युम्न कुमार महानंदिया नाम के कलाकार ने एक प्रतिभाशाली चित्रकार होने के लिए एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। उनकी प्रतिष्ठा ने चार्लोट वॉन स्लेडविन को अपना चित्र बनवाने के लिए भारत की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। जब तक चित्र समाप्त हुआ तब तक दोनों में प्यार हो चुका था। प्रद्युम्न चार्लोट की सुंदरता पर मोहित हो गए। इससे पहले उसने कभी पश्चिमी दुनिया की इतनी खूबसूरत महिला नहीं देखी थी। उसने उसकी सारी सुंदरता को चित्र में कैद करने की पूरी कोशिश की, फिर भी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। बहरहाल चित्र शानदार था और चार्लोट अपनी सादगी और अपने सुंदर चरित्र के लिए गिर गई। उसकी वजह से उसने अनायास भारत में लंबे समय तक रहने का फैसला किया। कुछ दिनों में से सप्ताह और फिर महीने भी बन गए। दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया था कि उन्होंने पारंपरिक भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार शादी करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से वह समय आ गया जब चार्लोट को लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए फिर से जाना पड़ा। दोनों के बीच हजारों मील का फासला था, लेकिन एक दूसरे के लिए उनकी भावनाएं कभी नहीं बदली। वे पत्रों के माध्यम से संपर्क में रहे, जिनका वे एक दूसरे के साथ लगभग साप्ताहिक आदान प्रदान करते थे। स्वाभाविक रूप से नवविवाहितों ने एक दूसरे के बीच बड़ी दूरी के साथ बहुत संघर्ष किया। चार्लोट ने अपने पति को उनके लिए हवाई टिकट खरीदने की पेशकश की, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उसने न केवल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया था, बल्कि उसने अपनी शर्तों पर अपने जीवन के प्यार के साथ फिर से जुड़ने का मन भी बना लिया था। उसने उससे ये वादा भी किया कि वह उसे फिर से देखने के लिए कुछ भी करेगा। प्रद्युम्न ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी सारी संपत्ति ले ली और उन्हें बेच दिया। दुर्भाग्य से उसने जो पैसा कमाया वह फ्लाइट टिकट के करीब भी नहीं आया। वह जो कुछ भी वहन कर सकता था वह एक सस्ती और इस्तेमाल की हुई साइकिल थी। बहुतों को बहुत निराशा हुई होगी, कुछ ने हार भी मानी होगी, लेकिन प्रद्युम्न नहीं। अपनी प्यारी पत्नी को फिर से देखने से रोकने के लिए कठिन परिस्थितियों की अनुमति देने के बजाय उसने उसे फिर से देखने के लिए जो उसके पास था उसका उपयोग करने का निर्णय लिया। उसे अपनी पत्नी से दोबारा मिलने से कोई नहीं रोक सकता था, भले ही इसके लिए आधी दुनिया घूमकर थकने वाली साइकिल की सवारी करनी पड़े। उनका निर्णय भारत से पश्चिमी दुनिया तक साइकिल यात्रा की शुरुआत थी। प्रद्युम्न ने अपने प्रयास को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए अपने सभी चित्रों और ब्रश को अपने साथ ले लिया। उनकी यात्रा ने उन्हें 8 देशों में पहुंचाया और 4 महीने से अधिक का समय लिया, लेकिन आखिरकार वह स्वीडन में चार्लोट के गृहनगर पहुंचे और अंत में उसे फिर से देखा। इसके बाद से दोनों ने कभी भी ज्यादा देर तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जो आदमी पहाड़ हिलाता है, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि प्यार पहाड़ों को हिला सकता है। ये शारीरिक रूप से संभव नहीं हो सकता है, लेकिन दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन भी कहा जाता है, काफी करीब आ गए। अपने जीवन के एक दिन में उनकी पत्नी पास की पहाड़ी को पार करते समय गिर गई और खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। उसे त्वरित चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन पहाड़ी के कारण यह संभव नहीं था, जिसने उनके छोटे से गांव को अगले शहर से अलग कर दिया। दुख की बात है कि दशरथ कुछ कर पाते इससे पहले ही उनकी पत्नी की गंभीर चोटों से मौत हो गई। ये वह रात थी जब दशरथ मांझी ने अपने गांव को चिकित्सा सहायता तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए पहाड़ के माध्यम से एक छोटा सा रास्ता बनाने का फैसला किया। 22 साल तक काम करने के बाद यह एक महत्वाकांक्षी योजना थी और इसके लिए उनका खूब मजाक उड़ाया गया, लेकिन 22 साल तक दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ काम करने के बाद पहाड़ी में एक रास्ता बनाया गया। भले ही शुरू में उनका मजाक उड़ाया गया था और अपने गृहनगर को पास के शहर तक आसान पहुंच देने के अपने मिशन के लिए उनका उपहास उड़ाया गया था, लेकिन वे आखिरकार सफल हुए। उनके जीवन के काम ने 2 शहरों के बीच की दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर केवल 15 किलोमीटर करने में मदद की, ताकि फिर कभी ऐसा न हो।
एक अच्छी तरह से योग्य प्रोम नाइट एलेक्स और उसकी दादी के बीच हमेशा एक दूसरे के साथ एक अनूठा बंधन था। वो उसके साथ घंटों बिताता, अपनी दादी की जीवन भर की कहानियां सुनता। उसने एक बार उसे बताया था कि वह हाई स्कूल से स्नातक होने के काफी समय बाद अपने दादा से मिली थी। यही कारण था कि उसे कभी भी प्रॉम में जाने के लिए नहीं कहा गया। जब एलेक्स के प्रॉम का दिन आया तो उसकी दादी उसके लिए बहुत उत्साहित थी। उसने उसे महीनों तक पैसे बचाते हुए देखा था ताकि वह एक टैक्सीडो और एक लिमोजीन भी खरीद सके। उसकी दादी यह जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि एलेक्स प्रॉम में किसे ले जाएगा, लेकिन उसके बड़े आश्चर्य के लिए उसने उससे कहा कि वह उसे प्रॉम में ले जाएगा। उन्होंने उससे कहा कि हर महिला को प्रॉम में जाने का अधिकार है, चाहे वह 18 या 80 साल की ही क्यों न हो। विवाह निसंतान रहेगा। यह एक कठिन स्थिति है, विशेष रूप से तजम्मुली के लिए, जो सवाल करना शुरू कर देती है कि क्या कोई उसकी मृत्यु के बाद उसे कभी याद करेगा। अपनी दुखी पत्नी से द्रवित होकर फैजुल ने उसके लिए एक स्मारक बनवाने का फैसला किया ताकि उसकी खूबसूरत पत्नी को सदियों तक याद किया जा सके। उनका निर्णय प्रसिद्ध भारतीय स्मारक की एक स्केल डाउन प्रतिकृति के निर्माण की शुरुआत को चिन्हित करता है। यह अब एक ऐसा स्थान बन गया है जो हर साल कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। एक भारोत्तोलक का वादा। जब सुसान ने एक ऑस्ट्रियाई भारोत्तोलक मथायस स्टेनल को टीवी पर एक प्रतियोगिता के दौरान देखा तो वह तुरंत उसमें दिलचस्पी लेने लगी। वह एथलीट से मिलने के लिए इतनी दृढ़ थी कि वह टीवी कमेंटेटरों से उसके संपर्क विवरण के लिए इतने लंबे समय तक पूछती रही जब तक कि वे अंत में नहीं दे दिए। एक बार जब उसके पास उसका ईमेल पता था तो उसने उससे संपर्क किया और वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो गए। ये पहली नजर का प्यार था और पहली बार मिलने के कुछ समय बाद ही दोनों ने शादी कर ली। युवा भारोत्तोलक अपनी पत्नी के लिए जर्मनी चले गए और जर्मन नागरिकता के लिए आवेदन किया। वह उससे इतना प्यार करता था कि उसने उससे वादा भी किया कि वह एक दिन उसके लिए ओलंपिक पदक लाएगा। मैथियास स्टेनर अपने वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ थे, लेकिन चीजें अलग तरह से हुई। 2007 में उनकी खूबसूरत पत्नी सुजैन की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये युवक के लिए एक अकल्पनीय त्रासदी थी, लेकिन उसे याद आया कि उसने अपनी पत्नी से क्या वादा किया था। ये वादा ही था जिसने उन्हें इस कठिन समय से गुजरने दिया। वह इतना दृढ़ निश्चय हो गया कि अंततः 2008 बीजिंग ओलंपिक में जर्मन ओलंपिक टीम का हिस्सा बनने के लिए उसे चुना गया। प्रतियोगिता के दौरान मैथियास स्टेनर का सामना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण प्रतियोगियों से हुआ। उनके पास भारोत्तोलन के 3 प्रयास थे, लेकिन 2 में असफल रहे। पोडियम तक पहुंचने की अपनी संभावनाओं को कम होता देख उसने तीसरे और अंतिम प्रयास में अपना सब कुछ झोंक दिया। और जैसा कि किस्मत में होगा, वह अविश्वसनीय रूप से भारी वजन उठाने में कामयाब रहा, जिसने उसे ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया। वह दृश्य जब उन्हें पदक से सम्मानित किया गया था, दुनिया भर के लाखों दर्शकों के लिए प्रसारित किया गया था और स्टीनर बस खुद को रोक नहीं सका, लेकिन कैमरों में अपनी पत्नी की तस्वीर रखते हुए फूट फूट कर रोने लगा। हथियार नहीं, पैर नहीं, लेकिन प्यार। 2012 में अफगानिस्तान में बम विस्फोट में बम निरोधक विशेषज्ञ टेलर मॉरिस गंभीर रूप से घायल हो गए थे। विस्फोट ने उसके सारे अंग ले लिए और 23 वर्षीय अमेरिकी सैनिक के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अस्पताल में चोटों से उबरने के दौरान टेलर को इस दर्दनाक एहसास का सामना करना पड़ा कि उनके अंग चले गए हैं। उसे इस तथ्य का भी सामना करना पड़ा कि वह जीवन भर सहायता पर निर्भर रहेगा। यह न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार और विशेष रूप से उसकी दीर्घकालिक प्रेमिका डेनियल के लिए भी एक अविश्वसनीय रूप से कठिन स्थिति थी। लेकिन हमेशा उसे छोड़ने के बजाय डेनियल जीवन में टेलर का स्तंभ बन गया। उसने उसे ठीक होने में मदद की और इस अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उसकी देखभाल की। टेलर के स्तंभ बने डेनियल। टेलर के जल्दी स्वस्थ होने में डेनियल की अहम भूमिका रही। वह कभी भी उसकी तरफ से नहीं हटी और जब उसने अपने नए कृत्रिम अंग के साथ फिर से चलना सीखा तो उसकी बहुत मदद की। टेलर के ठीक होने के बाद उसने अपनी प्यारी प्रेमिका को प्रस्ताव दिया और उन्होंने शादी कर ली। यह एक अविश्वसनीय रूप से प्रेरक प्रेम कहानी का एक सुंदर अंत है जो दिखाता है कि जो लोग वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं उनके बीच कभी भी कुछ भी नहीं खड़ा हो सकता है। सुखद अंत के साथ दुर्घटना। जब फ्रैंक की पत्नी की कार दुर्घटना हुई तो वह इतनी घायल हो गई कि वह कोमा में चली गई। साल बीत गए, लेकिन फ्रैंक ने अस्पताल में अपनी पत्नी से मिलना बंद नहीं किया। भले ही लगभग सभी डॉक्टरों सहित ने उम्मीद छोड़ दी थी, वह विश्वासयोग्य बने रहे कि वह एक दिन ठीक हो जाएगी। हर बार जब वह उससे मिलने जाता तो वह उससे बात करने लगता, उन सभी खूबसूरत पलों को याद करता जो वे एक दूसरे के साथ बिताते थे। एक दिन
जब उसने उसे उनकी शादी के दिन का वीडियो दिखाया तो वह धीरे धीरे अपना हाथ हिलाने लगी। उसने उसका नाम फुसफुसाया और होश में आने लगी। उसके जागने के कई सप्ताह बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी और अंत में उसे हमेशा के लिए अस्पताल छोड़ने की अनुमति दी गई। जब दंपति चले गए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब वह कोमा में थी तब उन्होंने उनकी आवाज सुनी थी और यह उनकी आवाज थी जो उन्हें होश में लाने में सबसे बड़ी मदद थी। 1907 में कैरेबियन से प्रेम पत्र डेविड हड अपने गृहनगर जमैका से न्यूयॉर्क शहर चले गए। युवक के लिए प्रवासन आसान नहीं था और वह बुरी तरह से गृहस्थ हो गया। उन्होंने अपने गृहनगर और अपने दोस्तों की कंपनी को याद किया। खुद को विचलित करने के लिए डेविड हड ने अपनी मातृभूमि से संभावित कलम मित्र की तलाश शुरू कर दी। उन्हें कैरेबियन से एवरिल केटो नाम की एक महिला मिली जो उनके साथ पत्राचार स्थापित करने में रुचि रखती थी। एक एक अक्षर से एक दूसरे को जाने दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे, एक के बाद एक अक्षर। 1 साल बाद दोनों को बिना मिले ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। 7 साल बाद एवरिल और डेविड पहली बार मिले। यह उनकी शादी के एक दिन पहले था, जैसा कि डेविड ने कुछ ही समय पहले उनके सामने प्रस्ताव रखा था। दोनों ने शादी की और उनके 6 बच्चे थे। एक हार्दिक विदाई उपहार जब जीन को मेलेनोमा का निदान किया गया था, उसे जीने के लिए केवल 6 सप्ताह का समय दिया गया था। यह एक चौंकाने वाला निदान था, लेकिन जीन ने अपनी पत्नी कैरोल के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए जो समय बचा था उसका उपयोग करने का फैसला किया, जिसके साथ उनकी शादी को 30 साल हो गए थे। उसने अपनी पेंशन निकाली और उस पैसे का उपयोग उस घर का भुगतान करने के लिए किया जिसमें वे रह रहे थे। दूसरा कदम अपनी पत्नी कैरोल और परिवार के बाकी लोगों के लिए इटली की यात्रा की व्यवस्था करना था। जब वे वेनिस में एक विशिष्ट चर्च में गए तो एक पुजारी पहले से ही जोड़े की प्रतीक्षा कर रहा था। इसी चर्च में जीन के माता पिता की शादी को 50 साल से भी ज्यादा हो गए थे। उस दिन जीन और कैरल ने अपनी शादी की प्रतिज्ञा को नवीनीकृत किया और सबसे खूबसूरत दिन था। जीन की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी कैरल ने पाया कि मरने से कुछ समय पहले उसने पूरे घर में सैकड़ों पोस्ट-इट नोट छिपाए थे। कई महीनों के दौरान उसे एक के बाद एक नोट मिले। नोट इस कठिन समय में कैरल को प्रोत्साहित करने के लिए सुंदर और बहुत ही व्यक्तिगत कथन है, लेकिन जीन ने इन बयानों में अपनी पत्नी को जीवन के हर पहलू का पूरी तरह से आनंद लेने, अपनी कार बेचने और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की याद दिलाई। ये सबसे हृदय स्पर्शी विदाई उपहार था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सर्जरी जब एक सर्जन ने एक छोटी बच्ची का ऑपरेशन किया तो जटिलताएं पैदा होने लगी। उसका काफी खून बह गया था और उसे खून चढ़ाने की जरूरत थी। हालांकि उसका ब्लड ग्रुप ओ था जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं था। सर्जन ने इसलिए लड़की के छोटे भाई से पूछा, जो एक ओ टाइप बी था, क्या वे उससे रक्त खींच सकते हैं। उन्होंने समझाया कि यह विश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था, या उन्होंने कहा जीवन और मृत्यु का मामला। युवा लड़का डर लग रहा था, कुछ क्षण मौन में बैठा रहा जब तक कि वह अंत में सहमत नहीं हो गया। उसने उठकर अपने माता पिता को गले लगाया, उन्हें अलविदा कहा। जब नर्सों ने उससे खून लिया तो वह उत्सुकता से फुसफुसाया कि क्या उन्हें पता है कि उसके पास जीने के लिए कितने मिनट बाकी हैं। उसे पूरा यकीन था कि वह मरने जा रहा है ताकि उसकी बहन जी सके, और वह ऐसा करने को तैयार था। जब नर्सों ने महसूस किया कि युवा लड़के को लगा कि वह मरने जा रहा है तो उन्होंने उसे खुश किया और उसे समझाया कि उसके पास जीने के लिए कई अद्भुत और आनंदपूर्ण दशक बाकी हैं। जब एक कैथोलिक चर्च की एक युवा छात्रा ने अपने शिक्षक से पूछा कि उसने धार्मिक बहन बनने का फैसला क्यों किया, तो उसके शिक्षक ने उसे दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी सुनाई। कई साल पहले जब वह एक समान उम्र में थी, शिक्षक, चलो उसे सुश्री पैटरसन कहते हैं, को एक अमीर परिवार से आने वाले युवक से प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखना शुरू किया और जल्दी ही एक दूसरे के साथ गहरा संबंध विकसित कर लिया। दुर्भाग्य से युवक का परिवार रिश्ते से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने धमकी भी दी कि वे अपने बेटे का दाखिला विदेशों और दूर स्थित किसी विश्वविद्यालय में करवा देंगे। सुश्री के रूप में पैटरसन एक गरीब पृष्ठभूमि से आया था, वह उस समय उसके साथ जाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इसका मतलब ये था कि अगर वे रिश्ते को जारी रखना चाहते हैं तो वे चाहे या न चाहे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन वे दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब गए थे कि रिश्ता खत्म करना चाहे किसी भी तरह से कोई विकल्प नहीं था। इस कारण उन्होंने भागने का फैसला किया। जब युवक के परिवार को आखिरकार इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बड़ी गोपनीयता से अपने भागने की योजना बनाई और इन योजनाओं को अमल में लाया, पर दोनों जल्दी से भागकर घर लौटने के बजाय कभी वापस नहीं गए।
वे चर्च में शामिल हुए, पवित्र आदेश लिया और विभिन्न मानवीय मिशनों के लिए दुनिया की यात्रा शुरू की। दोनों ने 40 साल यात्रा में बिताए और शादी भी कर ली। कुछ ही समय पहले उस आदमी का जीवन समाप्त हो गया। मेकअप मैन डेव एक मेकअप आर्टिस्ट है जो नियमित रूप से स्थानीय सामुदायिक कॉलेज में मेकअप कलात्मकता कक्षाएं आयोजित करता है। आमतौर पर उनके अधिकांश छात्र मध्यम आयु वर्ग की गृहिणियां हैं जो अपने मेकअप कौशल को ठीक करना चाहती हैं। लेकिन इस बार उसने एक कक्षा आयोजित की जिसमें आदमी भी शामिल था। नया छात्र अपने सबसे अच्छे वर्षों में एक सज्जन व्यक्ति था जिसमें श्रृंगार कलात्मकता में असीम रुचि थी। वह जितना संभव हो उतना सीखने के लिए उत्सुक था और तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह अपने काम के परिणाम से संतुष्ट नहीं हो जाता। जाहिर है, पुरुष बातचीत का नंबर एक विषय था जब अन्य महिलाएं अकेली थी। अटकलें तेजी से फैलने लगी। क्या वह शायद एक ट्रांसवेस्टाइट था? तो वह ऐसी कक्षा में क्यों जाएगा? सामुदायिक कॉलेज एक रूढ़िवादी ग्रामीण क्षेत्र में रखा गया था। यही वजह है कि अन्य प्रतिभागियों को उस व्यक्ति के इरादों पर काफी संदेह था। पूरे पाठ के दौरान आदमी ने ध्यान से सुना और उसने जो कुछ भी सीखा उसे लिख दिया। जब दिन और कक्षा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, बाहरी उपस्थित लोग अपनी जिज्ञासा को और अधिक नहीं छिपा सकते थे। जब उन्होंने अंत में उनसे पूछा कि उन्हें श्रृंगार कलात्मकता में इतनी दिलचस्पी क्यों है, तो उन्होंने सबसे प्रेरक सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आप जानते हैं, मेरी प्यारी पत्नी ने मधुमेह के कारण आंशिक रूप से अपनी दृष्टि खो दी थी। वह अब अपना मेकअप लगाने में सक्षम नहीं है। मुझे लगता है कि वह बिल्कुल सुंदर है, बिना मेकअप के तो और भी ज्यादा। वह ये जानती है और मैं उसे हर दिन बताता हूँ। लेकिन बात यह है, वह बिना मेकअप के घर से बाहर निकलने में सहज महसूस नहीं करती है। वह कभी भी बिना मेकअप के बाहर नहीं जाती थी। अपने जीवन के प्यार को इस तरह देखकर मुझे वाकई दुख होता है। इसलिए मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए ये कोर्स करने का फैसला किया। मैं केवल यह नहीं सीखना चाहता कि उसका मेकअप कैसे लगाया जाए, मैं चाहता हूँ कि वह सबसे सुंदर मेकअप करे ताकि उसकी आंतरिक सुंदरता बाहर भी चमके। एक विनाशकारी दुर्घटना जब टोनी अपनी बेटी को स्कूल ले जा रही थी, वह एक चौंकाने वाली कार दुर्घटना की गवाह थी। दुर्घटना काफी गंभीर थी, इसलिए वह ये देखने के लिए अपनी कार से बाहर निकली कि क्या वह मदद कर सकती है। दुर्घटना में 2 कारें शामिल थीं। कारों में से एक एसयूवी ने तेजी से आग पकड़नी शुरू कर दी। उसने तुरंत जांच की कि क्या कार में यात्री बचे हैं और उसने एक बेहोश 14 वर्षीय लड़के को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कार का दरवाजा खोला और लड़के को सुरक्षित निकाल लिया। उन्हें एक अस्पताल में लाया गया जहां टोनी और उनकी बेटी ने उन्हें ठीक होने में मदद करने के लिए कई बार उनसे मुलाकात की। जैसे जैसे समय बीतने लगा, टोनी ने नोटिस करना शुरू किया कि उसकी बेटी अपने खाते से अस्पताल जाने लगी है। जैसा कि यह पता चला है, दोनों किशोर एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और बड़े होने पर एक दूसरे से शादी कर ली। एक रूपांतरित आदमी एक दिन नेटली को अपने पिता के टूल बॉक्स में एक पुरानी डायरी मिली। यह उनकी डायरी थी जो उन्होंने 18 साल की उम्र में लिखी थी। नताली अपने पिता से बिल्कुल प्यार करती है, जो न केवल सबसे अच्छे पिता है बल्कि अपनी माँ के लिए एक प्यार करने वाले और दयालु पति भी है। इसलिए उसके लिए डायरी खोलना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार वो उसके जीवन के बारे में इतनी उत्सुक हो गई कि उसने इसे पढ़ने का फैसला किया। डायरी में अंतिम प्रविष्टि एक छोटा पैराग्राफ था जिसे हड़बड़ी में लिखा गया था। इसने कहा कि प्रविष्टि लिखने के समय वह 18 वर्ष का था, एक शराबी जो एक आपराधिक रिकॉर्ड के साथ कॉलेज से बाहर हो गया था। उसके पिता ने प्रविष्टि में ये भी उल्लेख किया कि 1 महीने बाद वह एक किशोर पिता बन जाएगा, लेकिन उसने खुद से यह वादा भी किया कि वह अपने जीवन को सही करेगा, कि वह अपनी छोटी बेटी का पिता बनेगा जो उसके पास कभी नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत छोटी प्रेम कहानियाँ अच्छी लगी होंगी।